will feel extremely privileged and honored to associate with EPAC Durables, the IPO which is coming in 2 days. Let me introduce to the team we have today. Mr. Bhajan Bothra ji, he is the Chairman and Whole-time Director. Mr. Ajay Singhania is the MD and CEO. And Rajesh Mittal ji is CFO. So just a small brief on the company. It's a fastest growing room air conditioner ODM based company, and they also have forayed into the business navigated customer centric by the focus on innovation and operational efficiency. They started as an OEM player for large RAC brands, and then gradually they evolved to a large ODM partner for the RAC customers. Just small based on IPO, it's a fresh issue of 400 crore plus the OFS of 1.04 crore shares. The price band will be 218 to 230. The offer size and the upper band will be close to 640 crore. And the issue opens for public on Friday, which is 19, closes on Tuesday 23rd. You will see all the marquee names on 18th when the anchor book is out. So let me hand over the mic to the management who will take you through the whole journey of EPAC Durable. Thank you, sir. धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर पधारे। और आप लोगों की जो लिखावट होती है, जो आप राइटिंग करते हो, उससे हमको बहुत डायरेक्शन मिलता रहता है। हम लोग अभी 3 महीने से जो रोड शो चल रहे थे तो काफ़ी लोगों से मिले और काफ़ी अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश की कि आप लोग अच्छे से लिखते हैं, समझते भी हैं, तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं EPAC ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ कि ये EPAC जो है ये 2 फैमिली की पार्टनरशिप है, बोथरा फैमिली और सिंघानिया फैमिली। और हम लोग 47 ईयर से साथ में हैं। मेरे फादर और अजय के फादर जो EPAC ड्यूरेबल्स के MD CEO हैं, वो भी पार्टनर थे ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। तो जब हम 47 ईयर्स की पार्टनरशिप बोलते हैं तो इसमें अपने आप के अंदर ही जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें आजकल होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे वैल्यू सिस्टम होने चाहिए, आपस में नियत अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और मतलब उतार चढ़ाव को कैसे फेस करना है, वो सब जो है वो सब इसके तभी ये सब जब होता है, ये सब गुण होते हैं इसको फेस करने के, तभी 47 ईयर्स की पार्टनरशिप होती है। दोनों फैमिली जो है इक्वल इक्विटी होल्डिंग रखती है 50-50, और दोनों फैमिली से 2 फाउंडर प्रमोटर्स इस ग्रुप में हैं, EPAC ड्यूरेबल के अंदर हैं, 2 बोथरा फैमिली से और 2 सिंघानिया फैमिली से। और आपस के अंदर जो फाउंडर प्रमोटर्स के अंदर भी काफ़ी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड है, आपस के अंदर पूरा क्लैरिटी है कि किसको क्या देखना है, कैसे देखना है और कैसे ग्रो करना है। ग्रुप का जो बेसिक DNA रहा है ना, एक विशेषता रही है कि हम लोगों ने ये जो जर्नी अचीव की उसमें सबसे पहले ये देखा कि हमको बेस्ट के साथ ग्रो करना है हमेशा, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर हो हमारे, या हमारे बैंकर्स हों, या हमारे मर्चेंट बैंकर हो, हमारे ऑडिटर्स हो, हर जगह हमने कोशिश की कि बेस्ट के साथ ग्रो करें, क्योंकि बेस्ट जो है वही वैल्यू ऐड करता है, वो कुछ न कुछ सिखाता है और आप अपने आप को हमको इवॉल्व होने का मौका मिलता है। तो बेस्ट के साथ ग्रो करने से, और जो दूसरा DNA जो हमारा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि भी हमको जो बिजनेस हम करें आज तो उसके अंदर हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव बने, मतलब कम से कम कॉस्ट पे काम कर सकें ताकि हम लोग अच्छी मार्केट लीडरशिप को अटेंड कर सकें। और कॉस्ट लीडरशिप अटेंड करने के लिए स्केल भी चाहिए, उसके लिए इनोवेशंस चाहिए, उसके ऊपर रोज़ नई नई खोज चाहिए, रोज़ वैल्यू एडिशन चाहिए, वैल्यू इंजीनियरिंग चाहिए। वो हमारी ग्रुप की बेसिक DNA है। EPAC ड्यूरेबल लिमिटेड जो है, जिसके IPO 19 तारीख को हमारा खुलेगा, उसमें हम लोग ये जो जर्नी हमारी है 2003 से शुरू हुई थी EPAC ड्यूरेबल लिमिटेड की जर्नी। तो लगभग 20 साल से हम लोग एयर कंडीशन बिजनेस में हैं, और EPAC ड्यूरेबल जो है एयर कंडीशन और अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। और इसके बारे में जो मैं अजय जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई इस जर्नी के बारे में बताएं, EPAC ड्यूरेबल के बारे में बताएं।
जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी हम लोग मतलब जो है इश्यूज के बारे में, इशू साइज के बारे में बता दिया, आपने बता दिया। और हमारे 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हमने लिए थे पहले। सितंबर 21 में ICICI वेंचर ने इन्वेस्ट किया था इसमें, और सितंबर 22 के अंदर अफर्मा कैपिटल जो पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड था उसने इन्वेस्ट किया। और इस जर्नी में जो ऑफिस साइज है, उस ऑफिस के अंदर जो पहला हमारे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ अपना 1/3 अपनी होल्डिंग ऑफलोड करेंगे, लिक्विडेट करेंगे। सो दैट आल्सो शोज, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि वो कंपनी साथ जुड़े हुए हैं, हमको डायरेक्शन भी दे रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं कि हमको अभी ज़्यादा माल बेचना नहीं है, इसलिए हमने साइज को भी छोटा रखा है। विद दिस बैकग्राउंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा अजय जी को कि प्लीज आएँ और अपने इफेक्ट जर्नी के बारे में, इफेक्ट के बारे में थोड़ा सबको बताएं। थैंक यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। तो इफेक्ट ड्यूरेबल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँगा। सो इफेक्ट ड्यूरेबल हमने स्टार्ट करी थी एज अ पार्टनरशिप कंपनी। AC बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया 2003 में स्टार्ट किया। दिस कंपनी वाज स्टार्टेड इन 2003 एज एन OEM। OEM में क्या होता है कि टूल, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी सब हमको हमारे कस्टमर ने दिया था, हम सब उसको असेंबल करते थे। दैट इज व्हाट OEM डज। और अगले 10 साल तक, 2003 से 2010 तक हमने AC बनाना सीखा। बोलेंगे कि सीखे तो आई नहीं, सो दिस वाज द फर्स्ट वेंचर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स। तो उसके साथ साथ हमने सिस्टम सीखी, टेक्नोलॉजी सीखी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखा। और 2011-12 में जब हमें लगा कि हमारी क्षमता हो गई कि आज हम अपना खुद के AC बना सकते हैं, हमने अपना कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। तो पहला AC नॉमिनी डायरेक्टर से प्राइवेट इक्विटी साइड से, और फिर 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। तो कंप्लीट बोर्ड है हमारा, सारी कमिटीज़ हैं। तो ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड द बोर्ड एंड वेरी एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मिंग सीनियर लेवल मैनेजमेंट टीम जो डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशन देखती है। तो सारी जिम्मेदारी, जैसे राजेश जी हमारे CFO, ऐसे प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, CIO, BPR, सारे लोग कंपनी में हैं। एंड ये सब कंपनी में 4 साल से ज़्यादा से हैं। फाइनेंशियल नमस्कार। जैसे चेयरमैन साहब ने और MD साहब ने आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी, ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी दी, AC इंडस्ट्री के बारे में पूरा बताया। तो ना मैं अब आपको कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। देखेंगे कंपनी में, आप ग्रोथ देखेंगे कंपनी का, आपके सामने ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कंपनी ने जब देखेंगे पिछले 2 साल में ही कंपनी का जो टर्नओवर है वो डबल हो गया है। अभी कंपनी का फाइनेंशियली 23 में जो टर्नओवर था, जो रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, इट इज मोर देन 1500 करोड़ इन फाइनेंशियली 23, दैट इज द ऑडिटेड नंबर्स। तो कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है CAGR बेसिस पे लास्ट 2 सालों में, वो 55% से ऊपर हुआ। और आपका जो EBITDA है कंपनी का, EBITDA फाइनेंशियल ईयर 23 में 102 करोड़ रुपये का EBITDA कंपनी ने अर्न किया है। अगेन वो भी 50% से ऊपर आपका पिछले 2 सालों में CAGR पे चल रहा है। EBITDA मार्जिन जो है कंपनी जो EBITDA अर्न करती है दैट इज अराउंड 7%। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लास्ट ईयर में 32 करोड़ था। अगेन इट इज मोर देन डबल इन लास्ट 2 ईयर्स। पैट मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, जो परसेंटेज में निकलता है, इट इज मोर देन 2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कि कंपनी ने कितना पैसा लगाया है, उस पर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, इट इज अराउंड 14 to 15%। कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी अपना पैसा कितना लगा रही है, उस पैसे को कैसे मैनेज कर रही है, बैंक से लोन लेके या अपना पैसा लगा के या इन्वेस्टर का पैसा लगा के, उसमें भी एवरी ईयर यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इज कमिंग ऑन। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज जो आ रहे हैं हमारे, अभी सितंबर में वो 60 हो गए हैं, जो पहले 90 थे, उससे पहले 120 थे। तो डे बाई डे द कंपनी इज इम्प्रूविंग। जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो होता है कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है और कंपनी ने बाहर से लोन कितना लिया हुआ है, जो उसका रेशियो निकलता है, आपको देखेंगे वो भी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रहा है। जो पहले 3 के आसपास हुआ करता था, अब वो 1 से भी कम हो गया है। each and every front the company is improving. You talk about turnover, you talk about improvement in the capital employed, working capital. On every aspect, the company is improving, and day by day the results are improving. Just for financial information for your information.
यदि आपका कोई क्वेश्चन है इसमें तो रेडी वेलकम प्लीज। चेयरमैन साहब से कि पहला प्रश्न कि गुजरात में प्लांट क्यों नहीं है, और दूसरा प्रश्न ये है कि एज पर लुकिंग फॉर द कंपटीशन तो एक्सपोर्ट की भी प्रोबेबिलिटी है, सो व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट एस्पेक्ट? देखिए, सबसे पहले हमने प्लांट शुरू किया देहरादून के अंदर 2003 के अंदर। उस वक्त वहाँ पर एक्साइज एक्सम्पशन स्कीम थी, तो उसका हमने फ़ायदा उठाया। उसके बाद मार्केट ग्रो होता चला गया, तो हमको सेंट्रल इंडिया में प्लांट की जरूरत थी, तो फिर हमने भिवाड़ी राजस्थान में प्लांट लगाया 2021 के अंदर। साउथ का मार्केट भी 30%, तो जो सेंट्रल मार्केट हमारा भिवाड़ी से हम लोग अभी वेस्ट की मार्केट को, ईस्ट की मार्केट को कैटर कर रहे हैं। साउथ का मार्केट भी 30% है, तो 30% के कारण हम लोगों ने श्री सिटी लगाई चेन्नई के पास में। और श्री सिटी लोकेशन एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ईजी हो सकता है, इम्पोर्ट भी सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी सस्ता हो जाएगा। मार्केट ग्रो कर रहा है, और मेरे को लगता है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। इस वक्त जो DRHP में जो दिया हुआ है, RHP में दिया हुआ उसी के अंदर बोलना है। लेकिन डेफिनेटली एस्पिरेशंस है, मार्केट जैसे मार्केट बहुत ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है, और मार्केट जैसे ग्रो हो रहा है, कैपेसिटी भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो जब कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो हमारे पास में वेस्ट का मार्केट ही खाली है जो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से है, यहाँ करना ही पड़ेगा हमको। और जो PLI स्कीम, तो कंडेंसिंग यूनिट हम लोग क्यों इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता? देखिए, PLI स्कीम जो है बेसिकली इसका बैकग्राउंड बताता हूँ थोड़ा सा। PLI स्कीम गवर्नमेंट ने दी है, वो दी है कि हम कंपोनेंट लेवल के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, और कंपोनेंट्स के ऊपर PLI इंसेंटिव जो है, फिनिश AC पे इंसेंटिव कुछ भी नहीं है। इंसेंटिव सारा जो है वो कंपोनेंट्स के, उसके जो पार्ट्स बनाते हैं वो पार्ट्स के ऊपर है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की सोच ये है कि हमको पार्ट लेवल के ऊपर इतना स्केल बढ़ाएं कि हम ग्लोबल चैंपियन बन जाए, और पार्ट को सस्ता करें। अगर पार्ट हमारे सस्ते होंगे तो AC भी सस्ता बनेगा, AC सस्ता बनेगा, जो एक्सपोर्ट का इतना बड़ा मार्केट है वो खुल जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कंप्रेशर के अलावा जो हीट एक्सचेंजर है वो सब क्या कर रहे हैं अभी कंप्रेशर के अंदर अभी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी 2 चाइनीज यहाँ पर आए हैं, वो भी कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको पूरा परमिशन दिया नहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट का। तो लिमिटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर, बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और 85% मार्केट दुनिया का जो है अभी चाइना कैटर कर रहा है लगभग। तो एक आज की डेट के अंदर चाइना से कम्पीट करना, आज बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है। इन्वेस्टमेंट 250-300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत लोगों की कैपेबिलिटी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी चाहिए। वो सब अभी लोग देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी उसकी है नहीं। जैसे आता डेफिनेटली हर एक आदमी की एस्पिरेशन होगी कि कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, क्योंकि आज 25% आज बिल ऑफ मटेरियल का 25% कंप्रेसर है। The top 5 customers contribute 79.63% in total revenue. Don't you think it's a risky business? Second thing, last year, your main customer is Voltas and Lloyd. There was a problem with the Voltas last year, a high inventory problem. So have you faced any problem for Voltas? रोल क्या होता है वोल्टास में? Last year, Voltas was suffering for high inventory. डेफिनेटली यस। इस AC इंडस्ट्री को भी पहले समझ लें। वोल्टास जैसे आप जानते हैं, इसका लगभग मार्केट शेयर इंडिया में 22% है, 20 से 22% मार्केट शेयर है। आउट ऑफ 100 AC सूट 20-22% वोल्टास के होते हैं। टॉप 10 की अगर हम बात करेंगे तो टॉप 10 ब्रांड्स जो इंडिया में बिकते हैं मिला के लगभग 85% का शेयर टॉप 10 ब्रांड्स के पास है। तो इनमें से अगर हमारा भी आप अगर देखो तो उसका रिफ्लेक्शन है, हमारे भी टॉप 10 ब्रांड्स लगभग हमारा 85-90% बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि मार्केट में बिकते ही वो हैं, उन्हीं से रिक्वायरमेंट आती है। As Mr. Mishran said, that in FY23, your EBITDA margin was around 6.66% and the ROE around 14.68%. In fact, you will see that in FY2, it was more than the FY23. Why there is a decrease in the margins? Actually,
FY22 और 23 में जब हम EBITDA मार्जिन देख रहे हैं तो FY22 में आप सबको याद होगा कि कमोडिटी बहुत भयंकर उछाल आया था। स्टील जो नॉर्मली 60 रुपये था वो 100 पहुँच गया, क्रूड बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा हुआ था उस टाइम पे। तो उस उछाल के कारण जब सीजन खत्म हुआ तो हमारे पास काफ़ी सारी इन्वेंट्री पड़ी थी। उस इन्वेंट्री के कारण नेक्स्ट ईयर जो है उसका इम्पैक्ट था, क्योंकि कमोडिटीज फॉल हुई और हमारे पास जो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी थी उनको नई कमोडिटी प्राइस में उस समय बेचना पड़ा। तो इसलिए हल्का सा वहाँ पर डिप था, कोई 0.5 बेसिस पॉइंट का लगभग इम्पैक्ट था। तो 7.30 से कम होकर 6.6 पे आ गई थी, जैसे करेक्ट। बट एट द सेम टाइम कंपनी को ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल सेल्स बढ़ी और कंपनी को ओवरऑल अगर आप देखोगे पैट लेवल पे भी ऑलमोस्ट डबल हुआ, पैट भी 68% EBITDA 68% हो गई। On financial front, if we look at the actual FY24 results, then there is a sharp fall in the PAT. What is the reason? Sharp fall है? In PAT. Profit after tax. आप अभी आपको सितंबर तक का देख रहे हैं जो RHP में है नंबर? अच्छा, तो ये 6 महीने का नंबर है। अच्छा, इसी वापस से आपको फिर से वही बात है बार बार कि 5 महीने का सीजन होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल और मई। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे करंट फाइनेंशियल ईयर में 2 महीने की मैन्युफैक्चरिंग मिली है, बाकी के 4 महीने स्मॉल अप्लायंसेस थे। और टिपिकली सारे के सारे प्लेयर्स में आप कोई भी लिस्टेड प्लेयर, लिस्टेड ब्रांड भी देखोगे, उनके साल का सब रेवेन्यू जो है वो जैन फेब मार्च में आता है, इन 6 महीनों में आता है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन फेब मार्च। तो इन 3 महीने पर जनवरी, फरवरी, मार्च से हम देखेंगे 40% रेवेन्यू कम्स इन जैन फेब मार्च, मोर देन 40%। On valuation point, the price to book value comes around 2.51, and on the basis of the FY20